शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। बेटा अभी तक सो रहा है। ऑफिस नहीं जाना है तुझे? माँ अभी सोने दो कुछ देर। अभी टाइम ही क्या हुआ है? बेटा 9 बजने वाले हैं। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। अमित उठता है, बिस्तर छोड़कर बाथरूम जाता है। कुछ देर बाद वह नहा धोकर फ्रेश होकर निकलता है। फिर शीशे के सामने खड़े होकर बालों में कंघी करता है और परफ्यूम लगाता है। अमित जल्दी जल्दी चाय की चुस्कियां लेता है। माँ मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। अमित अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपनी सहेली कविता को फोन मिलाती हैं। कविता कैसी है तू? हाँ सुधा, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? हाँ मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है। तुझे और अमित को जरूर पसंद आएगी। तो जल्दी से बात चलाना, और हाँ, अगर उसकी फोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती थीं। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहां संजना आती है। बहू कुछ चाहिए तुम्हें? जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें, यह ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो यह सब संभालना है। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। संजना सुधा जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थीं। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती हैं। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती हैं, उनके कानों में आवाज आती है। संजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। अमीषा, तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है। तू यहाँ मौज मारती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। अरे वो तो एक चाल थी अमित को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सुधा जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी, वह तो उनसे इतनी नफरत करती है। सुधा जी के आते ही सब सहेलियों चुप हो गईं। सुधा जी को देखते ही संजना बोली, अरे मम्मी जी, आप आ गई। मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। सुधा जी चुपचाप किचन में चली जाती हैं। संजना, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। अच्छा है, उनका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुधा जी किचन में सारी बातें सुन रही थीं। उनकी आंखों से टप-टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गईं और अपने पति कमलनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट-फूट कर रोने लगीं। आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी।
अगले दिन अमित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने संजना से बात की। बहू, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ये सब तुम्हारा ही है। इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत थी? आज से अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। मम्मी जी, वो आपके रहते तो हो नहीं सकती। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधा जी को धक्का लगा। वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गईं। बहू, तुम आखिर चाहती क्या हो? मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चली जाएं। अमित को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहें तो हमारी खुशियां हमें दे सकती हैं। लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुझसे लड़ाई तक नहीं की। मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को अमित के सो जाने के बाद संजना सुधा जी के कमरे में आती है। आपने अपना सामान पैक कर लिया? बहू, मुझे घर से मत निकाल। मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। आपको एक बात समझ नहीं आती, आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद संजना सुधा जी के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धा आश्रम भेज देती है। शाम को जब अमित आता है, अमित, आज मैंने तुमसे पूछे बगैर मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना? उसके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था। 2 महीने के लिए वे गई हैं। संजना मुझे फोन तो कर सकती थी। पता नहीं माँ के पास पैसे भी हैं या नहीं। अमित, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजना रोते हुए अमित के पास आती है। अमित, बहुत बुरी खबर है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया। उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर अमित रोने लगता है। मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। अमित, मैंने सब पता कर लिया। बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई, किसी का कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है। वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद संजना उसे समझाती है। अमित, जो होना था हो गया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अमित उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। बेटा, संजना ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धा आश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धा आश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घरवाले खर्चा देते हैं। संजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धा आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया। तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। अमित की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। सुधा जी को देखते ही संजना घबरा जाती है। संजना, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी।
चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी। चलो निकलो यहां से। बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। संजना सुधा जी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। अमित, इसे माफ कर दे, और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। अंत में सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहने लगे। झूठ और छल थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। इसीलिए ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए।